डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो लॉस मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इस के स्टार्ट में पढ़ा कि नेशनल इनकम को मेजर करने के तीन मेथड हैं: आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम इकोनॉमी को फोर मेन कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। In this method, the expenditures on final goods and services of four main components of the economy are added. अब ये चार सेक्टर इकोनॉमी के कौन कौन से हैं? पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे कंजम्पशन की है। जैसे हमने पहले के एक लेक्चर में बताया था कि हमारी ह्यूमर्स की जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? वो कंजम्पशन है। हम मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज से बेनिफिट या यूटिलिटी हासिल करते हैं और ये अमल क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है। अब इस कंजम्पशन को हम अपनी इक्वेशन में सी से डिनोट करिए। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन। इकोनॉमी का दूसरा जो सेक्टर है उसको बिजनेस सेक्टर कहते हैं। बिजनेस सेक्टर की जो स्पेंडिंग होती है वो इन्वेस्टमेंट पे होती है। वो मुख्तलिफ किस्म के कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग करते हैं ताकि उससे मजीद इनकम जनरेट की जाए, ये हमारा दूसरा सेक्टर इन्वेस्टमेंट आईसीडी नोट होता है। हमारी इकोनॉमी का जो थर्ड बड़ा सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। जैसे आपको मालूम है कि हर मुल्क की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्पेंडिंग प्लान डिजाइन करती है हर साल के बजट में, तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा फोर्थ सेक्टर है इकोनॉमी का वो फॉरेन सेक्टर है। अब ये फॉरेन सेक्टर में क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एस्टिमेट करते हैं एक साल के अरसे में, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन होती है लेकिन उन पे स्पेंडिंग कोई फॉरेनर कर रहा होता है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो फॉरेनर की प्रोडक्शन होती है लेकिन उस पर स्पेंडिंग हम करते हैं। तो हम इन सबको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करते हैं, it is spending by domestic households on final goods and services, including those produced in the foreign countries. It is the largest component of GDP. It is about 70% of GDP. It is classified into three parts. यहाँ पे जो चीज बताई गई है कि हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग करता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, वो उस मुल्क की भी बनी हो सकती है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी हो सकती है, और इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी हो सकती है कि जो किसी और मुल्क में प्रोड्यूस हुई हो। इस सेक्टर की अहमियत ये है कि ये जीडीपी में जो चार कंपोनेंट हमने बनाए हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, तो कंजम्पशन का जो कंपोनेंट है वो तकरीबन 70% है। कुछ ममालिक में 70% से भी ज्यादा है। अब वो चीजें कि जो हम कंजम्पशन के हेड में एस्टिमेट करेंगे, उनको तीन पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया। नंबर वन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये वो पायदार चीजें हैं कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है विद अ गिवन टाइम पीरियड। इट इंक्लूड्स स्पेंडिंग ऑन लॉन्गर लाइफ गुड्स। वो अशिया कि जो लंबी मुद्दत तक हमें सर्विसेज फराहम करती हैं, उस पे जो हमारी स्पेंडिंग होती है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कहलाती है। इसमें स्पेंडिंग ऑन कार्स, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, इस किस्म की चीजें
कि जो कई साल तक हमें सर्विसेज दे रही होती हैं, उसको हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में शामिल करते हैं। ये पायदार अशिया होती है। एक साल के अरसे में जो भी हम स्पेंड करते हैं अपनी इनकम का पार्ट, वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होती है। लेकिन याद रखें कि अगर हम सेकेंड हैंड ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उन पे हमारी जो स्पेंडिंग होगी वो उस साल की जीडीपी में शामिल नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी जो कंजप्शन की है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये गैर पायदार चीजें, ऐसी चीजें कि जो कम अरसे के लिए, साल 6 महीने के लिए चलती हैं। इट इंक्लूड शॉर्टर लाइफ गुड्स लाइक फूड आइटम है, क्लॉथिंग, गारमेंट्स, वो चीजें कि जो हम यूज करते हैं अपने घरों में, उस पर खर्च करते हैं, लेकिन वो लंबी मुद्दत के लिए हमें सर्विसेज नहीं दे रही। इसमें पेरिशेबल गुड्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, बेकरी आइटम्स हैं, ये तमाम नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं। फाइनली सर्विसेज सेक्टर जो होता है उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। हम हेल्थ केयर पे, इलाज पे, मेडिसिन पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे, सेल फोन। अब देखिए हमारे घर के बिल का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, वो कम्युनिकेशन का होता है, जो हम मुख्तलिफ टेली कम्युनिकेशन को पे कर रहे होते हैं। फैमिली में 5 लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो वो हिसाब का अगर आप देखें तो हम मुख्तलिफ कंपनीज को बहुत ज्यादा पे करते हैं। तो जीडीपी को मालूम करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसमें हमने पहले बात की कि हम इकोनॉमी को 4 बुनियादी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है वो कहलाता है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि कंजम्पशन करता है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मेथड में दूसरा कंपोनेंट जो है वो बिजनेस का है। बिजनेस इन्वेस्ट करती है। अब जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए हाउस होल्ड की कंजम्पशन में हम ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। It includes spending on new plants, equipments, and tools called business fixed investment, a net change in inventory or stock. इसमें हमने जो बात की है, एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में हमारी नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन अलाउंस, जो हमारी पिछले साल का कैपिटल स्टॉक वेयर एंड टियर जिसकी हो जाती है, जिसको हम रिप्लेस करते हैं विद न्यू वन, तो वो हमारा डिप्रिसिएशन अलाउंस होता है। तो जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है, वो नेट इन्वेस्टमेंट जो हम एडिशन करते हैं अपने कैपिटल स्टॉक में, कैपिटल फॉर्मेशन में, प्लस डिप्रिसिएशन, ये मिलके हमारी क्या बनती है, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसको 2 पार्ट में तकसीम करते हैं। एक हमारी इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और दूसरी चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक, वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट बनता है। अब ये जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज स्पेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, प्लांट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स और टूल्स परचेज कर रहे हैं, वेयर हाउसेज, गोदाम बना रहे हैं। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग हमारी 2 तरह से होती है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हाउस होल्ड रहने के लिए, अपार्टमेंट्स, हाउस होल्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और बिजनेस नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्री स्ट्रक्चर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इस पे बिजनेस जो कुछ खर्च करती है, इसको बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारी वो स्पेंडिंग शामिल होती है कि जो हम न्यू हाउसेस और अपार्टमेंट्स पे खर्च करते हैं रहने के लिए।
याद रखें कि अगर हम कोई पुराना मकान खरीदते हैं, उस पे स्पेंड करते हैं, तो ये स्पेंडिंग जीडीपी में शामिल नहीं है, बल्कि जब हम कोई नया मकान कंस्ट्रक्ट करते हैं या नया मकान परचेज करते हैं या अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं या परचेज करते हैं, पुराना नहीं नया, तो ये हमारी जीडीपी का पार्ट होगा और ये हम बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट में शामिल करेंगे। अब सवाल ये होता है कि रहने के लिए घर जो है वो हम कंजम्पशन में क्यों शामिल नहीं करते, तो उसका आंसर ये है कि ये भी एक कैपिटल गुड्स की तरह होता है कि अगर हम इस मकान को रेंट आउट करें तो ये हमें इनकम जनरेट करके देता है। तो इसलिए रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उस साल में, वो इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट में आती है। अब एक चीज जो हमने कहा है जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लेट 2020 में, लेकिन वो 2020 में सेल नहीं होता, बल्कि वो 2020 में इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, वो अनसोल्ड गुड्स है, उसको भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी जो है वो सेल की बजाय प्रोडक्शन जो है उसको उस साल की फोकस किया होता है। तो जीडीपी में हम शामिल करेंगे तमाम वो इन्वेंट्री, वो स्टॉक जो इस साल प्रोड्यूस हुई हैं लेकिन उसकी सेल नहीं हुई। It guarantees that expenditure and production will always be equal। ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है कि जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन को आपस में इक्वलाइज करती है। डियर स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तीसरा पार्ट जो है कंपोनेंट है हमारी जीडीपी का, वो है गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ऐसा आपको मालूम है कि गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है किसी इकोनॉमी का, तो वो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता है किसी मुल्क की जीडीपी में। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है एक साल के अरसे में करंट गुड्स पे, उसको भी हम अपनी जीडीपी में शामिल करेंगे। The government purchases of all the currently produced goods and services in the country or outside the country. It is the third largest component of GDP. अब ये जो करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं कि जो गवर्नमेंट परचेज करती है, वो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है और वो फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है। ऑल आर काउंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जितनी भी ये स्पेंडिंग करते हैं करंट ईयर्स की गुड्स की परचेज करने के लिए, वो सब की सब हम शामिल करेंगे जीडीपी में। लेकिन याद रखें कि गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, वो उसकी जो स्पेंडिंग होगी वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगी। फोर्थ जो कंपोनेंट है जीडीपी का, वो है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर जो है, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बिजनेस करता है, ये बहुत सी चीजें दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है और बहुत मालियत की चीजें क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल एंट्री करते हैं जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट किसके बराबर होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, if we subtract total imports from total exports during the period of 1 year, अगर हम एक साल के अरसे में जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स है उनकी मॉनेटरी वर्थ में से अपनी इंपोर्ट्स की मॉनेटरी वर्थ को सेपरेट करें, तो जो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास आता है ये नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है। अब एक्सपोर्ट्स आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री that are purchased by the foreigners।
एक्सपोर्ट्स वो गुड्स होती हैं कि जो एक मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उनको परचेज करने वाला कोई डोमेस्टिक रेजिडेंट नहीं होता बल्कि फॉरेनर होता है। वो हमारी इस साल की प्रोडक्शन है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करते कि ये डोमेस्टिक रेजिडेंट ने परचेज किया या फॉरेनर ने परचेज किया है। वो हमारी प्रोडक्शन है, इसलिए हम उसको काउंट करेंगे। इसके बरक्स जो इंपोर्ट्स हैं आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर्स एंड परचेज्ड बाय द लोकल्स। इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो भी आप परचेज करते हैं, आप लैपटॉप परचेज करें, गाड़ी परचेज करें, सेल फोन परचेज करें, कोई फूड आइटम परचेज करें, अगर वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है तो वो हमारी प्रोडक्शन नहीं है, वो किसी और मुल्क की प्रोडक्शन है। तो उस पे जो हम स्पेंडिंग करेंगे एक साल के अरसे में, उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमारे पास नेट एक्सपोर्ट का नंबर आता है। तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अब अगर if net export is positive, it means exports are more than imports, then net exports will be positive. अगर हम दुनिया को जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसकी वर्थ ज्यादा हो इंपोर्ट्स के मुकाबले में, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट का नंबर जो आगे जाके हमने अपनी जीडीपी में शामिल करना होगा वो पॉजिटिव होगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। इसके बरक्स अगर नेट एक्सपोर्ट इज नेगेटिव, ये किस सूरत में हो सकता है? ये उस सूरत में हो सकता है कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव नंबर जब हम एंटर करेंगे हम अपने जीडीपी में, तो उससे हमारी जीडीपी का साइज क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने 4 कंपोनेंट की बात की है। हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और फाइनली फॉरेन सेक्टर के नेट एक्सपोर्ट्स के नंबर। अब अगर हम ये जीडीपी के इस नंबर से नेशनल इनकम की तरफ आना चाहते हैं तो हमें कुछ मजीद प्रोसेस भी करना पड़ता है। तो ये 4 जो कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, इनको अगर हम आपस में ऐड करें तो इससे जो नंबर हमारे पास आएगा ये कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी जो है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट, या सिंपली ब्रीफ एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिखते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड करने से हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। अब चूंकि इस साल की प्रोडक्शन के लिए हमें अपनी कैपिटल की वेरिएंट ईयर को भी फाइनेंस करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन अलाउंस। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारी एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है वो बराबर होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो हम अपनी नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं इस लास्ट इक्वेशन के मुताबिक। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वही बात कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आते हैं तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट
जो हम लास्ट मेथड हमने पढ़ा जीडीपी को, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने का एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड में दो बुनियादी एहतियातें हमको करनी होती हैं। एक ये कि गवर्नमेंट की जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जो ऐसी इनकम है लोगों की कि जो इनकम अर्न नहीं है बल्कि गवर्नमेंट ने उसको सिर्फ ट्रांसफर किया है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ज़कात, खैरात, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना, बेरोजगारी अलाउंस देना, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से पेमेंट करना ओल्ड एज में। ये तमाम जो हैं ये करंट ईयर की प्रोडक्शन के एवज पेमेंट नहीं होती, इसलिए इसे हम शामिल नहीं करें। और दूसरी चीज, जो सेकेंड हैंड आइटम्स पे हम खर्च करते हैं कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में, उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। फर्क करें, एक इन्वेस्टर जो है वो एक नई फैक्ट्री बनाने की बजाय एक पुरानी फैक्ट्री जो आज से कई साल पहले लग चुकी है उसको परचेज करता है। तो ये कोई एडिशन नहीं होता कि उसकी स्पेंडिंग को हम इस साल की नेशनल इनकम में शामिल करें, बल्कि वो फैक्ट्री मिस्टर ए के नाम से मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर हुई, इसलिए इसे हम, ये जो स्पेंडिंग होगी हमारी वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल जो हमारी टेक्निक्स होती है टू मेजर नेशनल